खुश रहो खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। राजू सर। वो एक कोट दिए थे ना लॉन्ड्री में। यस सर, होली से पहले। उसको कार्ड लेके वहां से वापस ले आओगे। अच्छा। रसीद मेरे पास है। यस सर। कुछ लोग उस सर आवाज नहीं आ रही। वाले हैं। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? यस सर। तुम समझ गए राजू ना? यस सर। और नहीं सुने सर, अभी हम संडे को पटना में आएंगे तो फिर हम ये कर देंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है ठीक। अभी कहाँ पर हो? अभी सर शिवहर डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा ठीक। जब पटना आओगे तब। यस सर, आ जाएंगे सर 2 दिन में। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये न्यू क्लासिकल इंटरेस्ट थ्योरी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो न्यू क्लासिकल है। न्यू क्लासिकल है। रॉबर्टसन के द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया। और न्यू क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी कमीशन में कई बार आ चुका है। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ की आई बराबर एस होता है तो संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। आई बराबर एस होता है तो संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। ये किसका सिद्धांत है? क्लासिकल सिद्धांत क्या कहता है? ब्याज दर का निर्धारण किस बिंदु पर होगा? यहाँ आई बराबर एस होगा। जहाँ आई बराबर एस होगा। और उसके आगे जो है केन्स का सिद्धांत है। केन्स का सिद्धांत क्या है? जहाँ पे एल बराबर एम होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एल बराबर एम होगा वहां का एल बराबर एम। बीच में एक सिद्धांत है वो दिया हुआ है रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन कहता है कि आई बराबर एस पूर्ण
सभी बातों को इंडिकेट नहीं करता है। इनका कहना है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वो डिमांड फॉर मनी को बोलता है। मनी मुद्रा पूंजी, मुद्रा की नहीं, पूंजी की मांग, डिमांड फॉर कैपिटल है कि ब्याज दर का निर्धारण कट गया था लाइन। जी सर। बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत कटता रहता है। सर हाँ, रॉबर्टसन कहते हैं कि रॉबर्टसन वो है क्लासिकल केन्सियन ब्याज का सिद्धांत, हम लोग पढ़ चुके हैं। हिक्सियन ब्याज का सिद्धांत ISLM, लेकिन कमीशन में पूछता है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। क्लासिकल क्या बोलता है? पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। क्लासिकल बोलता है पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। पूंजी की मांग को ही वो कहता है इन्वेस्टमेंट और पूंजी की पूर्ति को कहता है सेविंग। क्लासिकल पर ध्यान दीजिए, क्लासिकल पूंजी की मांग को क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। अब पूंजी इसलिए वहां क्लासिकल सिद्धांत पूछा गया। बहुत कट रहा है, फिर कट गया। जी जी बहुत। आप लोग के तरफ में क्या होता है? कटता है तो स्क्रीन गायब हो जाता है। यस सर, ब्लैक हो जाता है पूरा स्क्रीन। और आपका आवाज सर कट कट के आने लगता यस सर। आवाज कट जाता है। तो हम लोग अपने दिमाग को पहले लावे क्लासिकल पर। क्लासिकल क्या कहा? पूंजी की मांग बराबर इन्वेस्टमेंट, पूंजी की पूर्ति
बराबर सेविंग। पूंजी की मांग बराबर इन्वेस्टमेंट, पूंजी की पूर्ति बराबर सेविंग, इसलिए इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग। इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग जहां होगा वहीं पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। ये किसने कहा? ये किसने कहा? क्लासिकल। ये किसने कहा? आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। यस सर। जी सर। बार बार कट रहा है, कटता है फिर जुटता है, कटता है फिर जुटता है। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्लासिकल का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पूंजी की मांग बराबर विनियोग बना गया है, अब पूंजी की पूर्ति बराबर बचत बना गया है। और जहां बचत और विनियोग बराबर होगा वहीं पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। मोतीलाल, जी सर। मोतीलाल, जी सर। जी सर। आवाज में नहीं जा रही है? हाँ सर। हाँ सर। आप क्लासिकल थ्योरी को बताइए ना, क्या कहता है? क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि पूंजी की मांग जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में स्वीकार किया गया है, और वो इन्वेस्टमेंट को अगर मैथमेटिकली प्रमाणित किया जाए तो आई इज द फंक्शन ऑफ आर कहा गया है, जहां आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार पूंजी की पूर्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए बचत का प्रयोग किया जाता है। बचत से ही पूंजी की पूर्ति संभव हो पाती है, और उसे भी S = F(r) कहा गया है, जहां आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चंद्रा म्यूट करो सर। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए।
हाँ सर। हाँ बताइए तो। सर वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कुछ एजम्पशन था, जैसे क्लोज इकोनॉमी वगैरह वो लोग माने थे, हस्तक्षेप की नीति वगैरह कंसिडर किए थे, और उसमें फिर पूंजी की मांग के विषय में उनका कहना था कि ये विनियोग को डिनोट करता है, और पूंजी की पूर्ति के बारे में उनका कहना था कि ये बचत को डिनोट करता है, बचत से ही पूंजी की पूर्ति संभव हो पाती है। और इन दोनों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ आर कहा गया है, जहां आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करता है, वहीं दूसरी ओर रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर सेविंग के बारे में उनका कहना था कि ये भी फंक्शन ऑफ आर है। और इस प्रकार जब हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर से गिरता हुआ मतलब दाहिनी ओर झुकता हुआ इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ सेविंग को दिखाते हैं। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करता है वहाँ इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, वहीं पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है। ये विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने स्तर से व्यक्त किया था सर। इसी विचारधारा को रॉबर्टसन ने, विक्सेल ने हाँ परिवर्तित कर दिया, कहा कि यह अधूरा है। अधूरा। पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति शब्द सही नहीं है, सही होगा उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। सही क्या होगा? उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसका नाम है उधार योग्य कोष का सिद्धांत, ब्याज का उधार योग्य कोष का सिद्धांत, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको देने वाले हैं विक्सेल और रॉबर्टसन। रॉबर्टसन इसको बहुत लोकप्रिय बनाए और बड़ा ही इसका नाम हुआ। रॉबर्टसन कहते हैं कि उधार योग्य शब्द को लगाइए, क्योंकि पूंजी की मांग मत बोलिए। पूंजी है और आप कर्ज पर देना नहीं चाहते हैं तो उधार योग्य तो नहीं हुआ। मकान आपको है, आप रेंट नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोग मकान है उसमें रेंट भी लगा रहा है, कुछ लोग मकान में रह भी रहा है, रेंट भी लगा रहा है, कुछ लोग पूरा का पूरा रेंट लगा देता है। तो इसलिए उधार योग्य कोष की पूर्ति और उधार योग्य कोष की मांग, ये शब्द को उन्होंने स्थापित किया। कहा कि ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति एक दूसरे को काटे। उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति एक दूसरे को काटे। इसका अर्थ हो गया कि विक्सेल रॉबर्टसन ने ब्याज का क्लासिकल सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया, ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अर्थव्यवस्था में ब्याज का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत उचित नहीं है, इसलिए नव क्लासिकल सिद्धांत की स्थापना की गई। नव क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत हम पाते हैं कि उधार योग्य कोष शब्द का प्रयोग किया जाता है। उधार योग्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले किया जाता था क्लासिकल में पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। क्लासिकल में क्या किया जाता था? पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। लेकिन अब जो है न्यू क्लासिकल में पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति शब्द को हटा दिया गया। पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति शब्द को हटा दिया गया और इसके जगह पर कहा गया कि पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के जगह पर देंगे उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति, इसको देंगे उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति। तो क्या बदलाव हो गया?
क्लासिकल और न्यू क्लासिकल में क्या बदलाव हो गया? क्लासिकल न्यू क्लासिकल में क्या बदलाव हो गया? क्लासिकल न्यू क्लासिकल में क्या बदलाव हो गया? क्लासिकल कहता है पूंजी की मांग की जगह पर क्या आ गया? उधारियों को उसकी मांग। पूंजी की मांग की जगह पर क्या आ गया? उधारियों के उधारियों कोष कोष की मांग। और पूंजी की पूर्ति की ओर क्या आ गया? उधारियों उधारियों के कोष की पूर्ति। उधारियों कोष की पूर्ति। पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति दोनों शब्द को रिजेक्ट कर दिया। पूंजी की मांग की जगह पर क्या शब्द लाया? उधारियों के कोष की मांग। उधारियों के कोष की मांग। कोष की मांग जी। और उधारियों कोष की पूर्ति। उधारियों कोष की मांग और उधारियों कोष की पूर्ति। एक बहुत बदलाव आया क्लासिकल का सिद्धांत जो है, और इसमें एक बदलाव आ गया। क्यों बदलाव आ गया? क्योंकि ये और पूंजी की पूर्ति, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति शब्द को हटा दिया और पूंजी की मांग की जगह पर क्या लेके आया? उधारियों के कोष की मांग। और उधारियों पूंजी की पूर्ति की ओर, पूंजी की पूर्ति की ओर क्या लाया? उधारियों के कोष की पूर्ति। स्पेसिफाइड हो गया इसमें। हाँ, कहा कि मकान जो है बाहर में लटकाया रहता है टू लेट। यस सर। तो जो आदमी है उसको खटखटा के पूछता है, टू लेट अगर लगा हुआ है तो खटखटा के क्या करेगा? पूछेगा। और अगर टू लेट नहीं लगा हुआ है, हर सट्ठे आप जाके खटखटाते रहिएगा तो निकल के बिगड़ेगा ना कि काहे खटखटाए आप। जी जी सर। तो जो भी रेंट लगाता है वो बाहर में लटका देता है वो बोर्ड। जी जी। और टू लेट लगा हुआ है तो आप खटखटाइए, वो आपको जवाब देगा, रूम दिखाएगा। कहा कि उधार योग्य कोष की पूर्ति और उधार योग्य कोष की मांग, ये सही तरीका है। सो पूंजी की मांग को रिजेक्ट कर दिया और उसके जगह पर क्या दिया? उधार योग्य कोष की मांग। पूंजी की मांग को रिजेक्ट कर दिया और उसके जगह क्या दिया? उधार योग्य कोष की मांग। अब पूंजी की पूर्ति को रिजेक्ट कर दिया, उसके जगह क्या शब्द दिया? उधार योग्य कोष की पूर्ति। कहा कि जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए, उधार योग्य कोष की मांग और उधार योग्य कोष की पूर्ति, जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। इसको बताने वाले अर्थशास्त्री विक्सेल रॉबर्टसन। विक्सेल नंबर 1 पर है, रॉबर्टसन नंबर 2 पर है। और विक्सेल स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है, रॉबर्टसन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। और रॉबर्टसन का ही नाम इससे प्रचलित हुआ और लोकप्रिय बनाया। अब हम लोग इसी चीज को चित्र में देखेंगे। लोनेबल फंड लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ
लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। Neoclassical theory of interest neoclassical theory of interest rate neoclassical theory of interest rate determination। उधार योग्य कोष का ब्याज दर निर्धारण का उधार योग्य कोष ब्याज दर निर्धारण का उधार योग्य कोष सिद्धांत। नव क्लासिकल ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत। ब्याज दर निर्धारण का उधार योग्य कोष सिद्धांत, नव क्लासिकल ब्याज दर सिद्धांत। ब्याज दर निर्धारण का उधार योग्य कोष सिद्धांत, नव क्लासिकल सिद्धांत। विक्सेल
तथा रॉबर्टसन विक्सेल तथा रॉबर्टसन ने नौ क्लासिकल ब्याज सिद्धांत को स्थापित किए हैं। विक्सेल तथा रॉबर्टसन ने न्योक्लासिकल ब्याज सिद्धांत को स्थापित किए हैं। लिख लिए? जी सर। यस सर। जी सर। उधार योग्य कोष की मांग, उधार कोष की मांग जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक हो गया विनियोग, और दूसरा हो गया संचयन। होल्डिंग H और इन्वेस्टमेंट I। तो उधार योग्य कोष जो है बराबर होता है H प्लस I। H is a function of R और I is a function of R। DI by DR less than 0 और DH by DR less than 0। तो विनियोग की रेखा डाउनवर्ड होगी, संचयन की रेखा भी डाउनवर्ड होगी। H और I दोनों डाउनवर्ड होगा। उतार लिए? जी सर। अब इसी को हम लोग बनाएंगे चित्र में। तो ये H बनाएंगे, ये I बनाएंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा H प्लस I। H और I इधर होगा, ब्याज दर इधर होगा। H is a function of R DH by DR less than 0। I is a function of R DI by DR less than 0।
तो हम लोग पाते हैं DH by DR equal to 0. DI with DR less than less than 0. H plus I रेखा ऊपर से नीचे की ओर गिरती ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। H प्लस आई लिखा गया है। जी सर। यस सर। जी सर। विक्सेल तथा रॉबर्टसन ने स्थापित किया कि उधार योग्य कोष की पूर्ति बैंक का साख लोन तथा बैंक का साख M बैंक का साख M लोन तथा
बचत एस सेविंग उधारियों कोष की पूर्ति बैंक का साख तथा बचत द्वारा निर्धारित होता है। उधार योग्य कोष की पूर्ति बराबर होता है M प्लस S। M is a function of R dm by dr more than 0. S is a function of R गेट पर है पार्सल रिटर्न वाला, दे दो जाके। ds is a function of R ds by dr उतर गया। जी सर। जी सर। यस सर। उतर गया। जी सर। जी सर।
उधार योग्य कोष की पूर्ति M+S, बैंक साख जो है बैंक लोन M और S। रॉबर्टसन रॉबर्टसन की उधार योग्य कोष की पूर्ति। उतर गया चित्र? जी सर। जी सर। अब देखिए HI H+I M S अब देखिए इसी बिंदु पर H+I इक्वल टू M+S और इस बिंदु पर I बराबर S। अब इस चित्र में हम लोग क्या पाते हैं कि क्लासिकल और न्यो क्लासिकल दोनों, इसका नाम उन्होंने दिया NR, इसका नाम दिया MR। HIMS उधार योग्य कोष, उधार कोष की मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति।
म्यूट करो, किसका खुला हुआ, म्यूट करो, चेक करो कि H प्लस आई बराबर M प्लस S का कटिंग हो गया E बिंदु पर, और I और S का कटिंग हो गया F बिंदु पर। तो NR जो है उसको बोला जाएगा नेचुरल इंटरेस्ट रेट। नेचुरल इंटरेस्ट को बोला जाएगा NR, और मार्केट इंटरेस्ट को कहा जाएगा MR। तो चित्र में क्लियर है कि NR इज ग्रेटर देन MR। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है NR जो है वो ग्रेटर है NR ग्रेटर है MR से। चित्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि E बिंदु पर H प्लस आई बराबर है M प्लस S के, क्योंकि H प्लस आई रेखा जो है M प्लस S रेखा को काटती है। H प्लस आई रेखा M प्लस S रेखा का अंग और उधारी कोष की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो गई, और इससे संतुलन ब्याज दर का निर्धारण हुआ MR। MR को बाजार इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जो बाजार में पाया जाता है। I बराबर S F बिंदु पर पाई जाती है। इससे जो ब्याज निर्धारण हुआ इसका NR कहते हैं। NR का अर्थ हो गया नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि इसमें बैंक शामिल नहीं है, इसमें त्याग का भावना ज्यादा है, जोखिम का भावना ज्यादा है, इसलिए इसको नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, नेचुरल इंटरेस्ट। चित्र उतर गया? जी सर। जी सर। इस चित्र का वर्णन कीजिए तो मोतीलाल। जी सर। इस चित्र का वर्णन करो तो, फाइनल चित्र है। रॉबर्टसन महोदय और विक्सल महोदय ने अपने स्तर से जब पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के बारे में अपना जब मंतव्य व्यक्त किया, तो उन्होंने यह कहा कि पूंजी की मांग की जगह पर हम उधार योग कोष की मांग को लेंगे, और पूंजी की पूर्ति की जगह पर हम लोग उधार योग कोष की पूर्ति को लेंगे। और उधार योग कोष की मांग के पार्ट में उन्होंने कहा कि इसे हम दो वर्गों में बांटेंगे। पहला वर्ग ये विनियोग का माना जाएगा और दूसरा संचयन का माना जाएगा। वही यहाँ चित्र में विनियोग को I के द्वारा डिनोट किया गया है और संचयन को H के द्वारा डिनोट किया गया है। वहीं जब उधार योग कोष की पूर्ति की बात की जा रही है, तो वहां पर भी दो तत्वों को लिया गया है। एक M जो लोनेबल फंड के रूप में माना जा रहा है, और एक S जो कि सेविंग के रूप में माना जा रहा है। और इस प्रकार उन्होंने जब इसके लिए एक डायग्राम प्रस्तुत किया,
तो उन्होंने संचयन वाले पार्ट को लेस इलास्टिक दिखाया और इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को थोड़ा उससे अधिक इलास्टिक रूप में दिखाया। अब जब दोनों का संयोग करेंगे तो वो मोर इलास्टिक फॉर्म में दिखेगा, जो चित्र से स्पष्ट देखा जा रहा है। तो यहाँ पर H+I के लिए उन्होंने एक अलग डिमांड के रूप में रेखा को प्रदर्शित किया। उसी तरह सप्लाई के पार्ट में भी M को लिया गया जो लेस इलास्टिक है और S को मतलब मोर इलास्टिक है M से, और इस प्रकार दोनों का संयोग करते हैं तो अधिक इलास्टिसिटी वाला M+S हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार जब इन दोनों का जो कटिंग बिंदु है उसे E द्वारा डिनोट किया गया है, जहाँ पे H+I = M+S हो जाता है। और ये जो MR है वो मार्केट इंटरेस्ट बोलिए। कट गया, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ तो वही है फिर MR जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट कहला रहा है, और जहां I = S हो जा रहा है उसे NR से डिनोट किया गया है, जिसे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है। और इस प्रकार हम यह पाते हैं कि पूरे विवरण में नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बड़ा होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सुनीता, सर सुनीता जी सर। तुम एक्सप्लेन करो तो इस चित्र को। जैसा कि चित्र में हम देखते हैं कि दो बिंदुओं पे संतुलन हो रहा है। पहला बिंदु है एफ बिंदु, जहाँ पे क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण होगा, जहाँ पे I = S है। इसे नेचुरल ब्याज दर कहा जाता है क्योंकि इसमें बैंक शामिल नहीं होता है, वास्तविक तत्व शामिल, त्याग और जोखिम शामिल होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक ब्याज दर कहते हैं। वहीं ई बिंदु पर हम देखते हैं कि H+I = M+S होता है, जहाँ पे रॉबर्टसन द्वारा संतुलन ब्याज दर का निर्धारण हो रहा है। चूंकि इसमें बैंक शामिल नहीं होता है, चूंकि इसमें बैंक शामिल होता है इसलिए इसे बाजार का ब्याज दर कहा जाता है। करेक्ट। तो हम लोग फाइनली पाए कि ये बचत है और ये विनियोग है, और यहाँ पाए कि ये जो है M+S है और ये जो है H+I है। तो ये जो होगा MR होगा। ये हो गया आपको उधार योग्य कोष सिद्धांत। आई हो गया क्लासिकल तो क्लासिकल सिद्धांत में नेचुरल इंटरेस्ट रेट है, प्राकृतिक ब्याज दर। ये है आपको बाजार ब्याज दर।
loanable fund theory is superior to classical theory of interest rate, क्योंकि इसमें बैंक को शामिल नहीं किया। बैंक को शामिल करने से ब्याज दर घट गया और ब्याज दर घट करके MR लेस देन NR हो गया। यही रियलिटी में है कि बैंक का ब्याज दर जो है वो कम रहता है और जनरल ब्याज दर जो आप लीजिएगा वो ज्यादा रहेगा। प्राकृतिक ब्याज दर ऊंचा होगा, नेचुरल इंटरेस्ट रेट। इसी को लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को न्यू क्लासिकल कहते हैं। न्यू सिद्धांत जी सर। जी सर। उतर गया। जी सर। जी सर। मोतीलाल। हाँ सर। उतर गया है सर। ओके। अब हर आदमी वीडियो खोलिए अपना। ये आपका होमवर्क है कि इसको 2 सेट चित्र बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। लास्ट वाला जो चित्र है, लास्ट वाला जो फाइनल चित्र है, उसी चित्र को 2 बार बना के भेजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑफ द मीटिंग।